हाय, दिस इज इरम फ्रॉम कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक के एक क्वेश्चन टाइप की। ओके, तो राइटिंग टास्क 1 जो हमारा होता है उसमें हमें रिपोर्ट राइटिंग आती है एकेडमिक के मॉड्यूल के लिए। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन टाइप चूज करेंगे। आपको मालूम होगा कि काफी ज्यादा क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, कोई एक तरह का क्वेश्चन नहीं आता, उन्हें हम हल्के हल्के आगे डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो हमारी वीडियो है ये फर्स्ट क्वेश्चन टाइप के ऊपर है, जो होते हैं हमारे बार ग्राफ या बार चार्ट भी इनको बोल सकते हैं। तो प्लीज आप ऐसा कीजिएगा, आप अगर हो सके इफ पॉसिबल है तो प्लीज इसको, ये जो हमारा डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है बार चार्ट का, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आगे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आप कॉपी में और स्क्रीन पे साइमल्टेनियसली देख पाओगे और आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह इसको अटेम्प्ट करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बैंड आ जाए राइटिंग में। सो लेट्स बिगिन। जब भी अपना राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग वाला, उसमें हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होता है हमारा टू एनालाइज द क्वेश्चन टाइप। आप एनालाइज कर लो देख के कि कौन सा क्वेश्चन टाइप है ये, ताकि उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम आगे लिख सकें। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये बार चार्ट्स हैं। ठीक है, बार ग्राफ दिया हुआ है हमें, तो ये बार चार्ट वाला क्वेश्चन है। वैसे तो सबका ही सेम होता है स्ट्रक्चर, जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है वो यही होता है, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पैरा 1 एंड 2। थोड़ी बहुत वोकैबुलरी में ऊपर नीचे वर्ड्स वगैरह थोड़े से डिफरेंट यूज करते हैं, वो मैं आगे इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारा स्टेप 1 क्या है, कि हमने एनालाइज करना है क्वेश्चन टाइप, और हमने एनालाइज कर लिया है कि हमारा ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। एंड देन द स्टेप 2 इज दैट वी हैव टू फॉलो द राइटिंग स्ट्रक्चर। नॉर्मल राइटिंग स्ट्रक्चर होता है, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपको एलाबोरेशन में इसको देखना है तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में बात की जाए इन ब्रीफ, तो क्या होता है ओवरऑल हमारा एक बेसिक सा राइटिंग स्ट्रक्चर रिपोर्ट राइटिंग का। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम ओवरव्यू लिखते हैं, और उसके बाद हम बॉडी पैरा 1 लिखते हैं, और फिर हम बॉडी पैरा 4 लिखते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फर्स्ट पैरा होता है ऑफ कोर्स, तो हमारा इंप्रेशन खराब नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए प्लीज़ कोशिश करते हैं कि हमारा अच्छे से अच्छा इंट्रोडक्शन बन के तैयार हो सके। तो एक छोटी सी टिप है या ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ इंट्रोडक्शन में, वो है ये कि वी पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, दैट इज वी यूज सिनोनिम्स एंड अ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या हुई, जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको ही हम पैराफ्रेज कर देंगे इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, तो बात किसके बारे में करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में वो ऑलरेडी हमें बता देते हैं कि हम किसकी बात करने वाले हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग में। तो इसका एक बहुत ही, यही एक आसान तरीका है कि हम पैराफ्रेज कर देंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। नाउ पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि हम जो लिखा हुआ है उसके सिनोनिम उसे ही लिखेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। तो अलग तरीके से किसी चीज को लिखने को पैराफ्रेजिंग करते कहते हैं। मीनिंग सेम होता है, लेकिन हमारे सिनोनिम्स, दैट इज जो वोकैबुलरी हम यूज करते हैं वो डिफरेंट होती है, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह हम बात बोलते हैं उसमें लिखते हैं, वो डिफरेंट होता है। बाकी वही सेम बात हम लिखते हैं इसमें। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, द चार्ट बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूके's एजिंग पॉपुलेशन इन 1985 एंड मेक्स प्रेडिक्शन फॉर 2035। तो अगर क्वेश्चन समझें तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें जो चार्ट गिवन है वो यूके, पूरे यूके की एजिंग पॉपुलेशन मतलब जो ओल्ड जनरेशन है उसकी पॉपुलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि 1985 में कितनी थी, और अब वो प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि 2035 में कितनी हो सकती है। तो अब देखो हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे, मैंने इस तरह बनाया है। दिस इज वन वे, आप बहुत अलग अलग तरीकों से इसको बना सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन है कि द चार्ट इलस्ट्रेट्स द परसेंटेज ऑफ यूके's एजिंग पॉपुलेशन in the year 1985 and makes an estimate of the same for the year 2035. ऑल राइट, अब आप ये देखो कि इसमें मैंने कहाँ सिनोनिम्स यूज किए हैं और कहाँ नहीं किए हैं। जो चार्ट है आप यहाँ पे
यहाँ पे मैंने कुछ नहीं यूज किया, अगर आप चाहो तो आप द बार ग्राफ भी लिख सकते हो। ओके, इट्स योर चॉइस। ये बस एक तरीका था जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कितना एफिशिएंट वे में और अच्छे वे में अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे भी हम एक और सिनोनिम यूज कर सकते थे। द चार्ट की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो द बार ग्राफ। फिर गिव्स द इंफॉर्मेशन, गिव्स की जगह मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है इलस्ट्रेट्स। द इंफॉर्मेशन को हटा दिया हमने, मैंने क्या लिखा है, इलस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन की जगह मैंने लिख दिया इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है हमें, परसेंटेज में दी हुई है, वो आपको बार ग्राफ में दिख जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इट इलस्ट्रेट्स द परसेंटेज ऑफ यूके's एजिंग पॉपुलेशन। हम एजिंग पॉपुलेशन की जगह यहाँ पे ओल्डर जनरेशन भी लिख सकते थे। अगर आप चाहें तो आप ओल्डर जनरेशन भी लिख सकते हैं। हम इन 1985 सिंपल लिखने की जगह मैंने लिख दिया इन द ईयर 1985। एंड मेक्स प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का हमारा क्या एक सिनोनिम हो सकता है, एस्टिमेट, है ना, एस्टिमेट ही तो लगा रहे हैं वो कि क्या होगा 2035 में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगी उनकी। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंड मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ द सेम फॉर द ईयर 2035। तो मेरा इंट्रोडक्शन बनके तैयार हुआ है, वो ये है कि the chart illustrates the percentage of the UK's aging population in the year 1985 and makes an estimate of the same for the year 2035। अब हम बात करते हैं ओवरव्यू की। तो ओवरव्यू क्या होता है, ओवरव्यू का मतलब क्या हो गया, अगर हम एक ब्रीफ लैंग्वेज में बात, बेसिक लैंग्वेज में बात करें, इट मीन्स आउटलाइन, है ना। आउटलाइन मतलब ऊपर ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है उसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम मोस्टली ओवरऑल से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में जिनमें ओवरऑल नहीं लिखते, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी जब हम वो वाले अटेम्प्ट करेंगे। मोस्टली मैप और डायग्राम में ओवरऑल नहीं यूज करते हैं हम। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स जो होते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, तो उनमें हम ओवरऑल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल से, और ये एक आउटलाइन होती है, मतलब हमें एक छोटा सा सिनॉप्सिस देना होता है कि हमारे ग्राफ में क्या दिया हुआ है। तो जो आपको ऊपर ऊपर से जो आपको उसकी बाउंड्री से या स्केच से दिख रहा है वो आप उसमें लिख देते हो। ठीक है, दैट इज वी लिस्ट की और जनरल फीचर्स विदाउट मच डिस्क्रिप्शन। हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम विदाउट मच डिस्क्रिप्शन जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा होता है वो हम अपने इसमें क्या बोलते हैं इसको, ओवरव्यू में हम लिख देते हैं इसको। तो अगर आप देखो तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है, जो एक फीचर तो मुझे ये दिख रहा है कि लास्ट वाला देखना आपने, जहाँ पे भी अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो स्क्रीनशॉट में देखना, अदरवाइज अगर आपने इसको कॉपी में अपनी ड्रॉ कर लिया है तो वो और भी बेटर है। आप वहां पर देखना कि जो हमारा 5वीं लाइन है ना ग्राफ की, जिसके नीचे सिर्फ यूके लिखा है, वो ओवरऑल यूके की लाइन है। ठीक है, बाकी तो सारी कंट्रीज दिखाई हैं यूके की, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, लेकिन जो लास्ट में ग्राफ बना हुआ है यूके का वो ओवरऑल बता रहा है वो कि ओवरऑल क्या प्रेडिक्शन हुआ है। तो हम ये बता सकते हैं कि ओवरऑल ये प्रेडिक्शन हुआ है कि जो यूके की पॉपुलेशन है, एल्डर जनरेशन जो है, मैंने यहाँ पे ओल्डर जनरेशन लिख दिया है, ओल्डर जनरेशन का मतलब वही है कि एजिंग पीपल, वो गो अप हो जाएगी। ठीक है, देखो वो बढ़ रही है, वो 1985 में अगर मैं ग्राफ में देखूं तो 15% है, एंड 2035 में वो हमारी इंक्रीज हो गई है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 23% समथिंग। तो इसका मतलब काफी इंक्रीज हुई है, तो ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई होएगी, ये ऐसा एस्टिमेट लगाया इन्होंने। तो मैंने अपने ओवरव्यू में यही लिख दिया है दैट ओवरऑल इट प्रिडिक्टेड that the population of the UK's older generation mean the aging generation will go up dramatically। आप गो अप की जगह इंक्रीज भी लिख सकते थे, इसकी एक वोकैबुलरी होती है, मैं वो भी लिखवा दूंगी। विल ड्रामेटिकली इंक्रीज फ्रॉम 1985 टू 2035, क्योंकि ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए एज एन आउटलाइन तो यही पता चल रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखते हैं बॉडी पैरा 1 और 2 की, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है ये, लोग इसको डिफिकल्ट बना देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिस तरह वो कंफ्यूज होते हैं उसी कंफ्यूजन में वो आंसर लिख देते हैं, और फिर उनका कोहेशन एंड कोहेरेंस वाला जो पैरामीटर होता है वो उनका मिस हो जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा होता है इसका, वी आइडेंटिफाई अदर मेन फीचर्स। जो एक मेन फीचर, सबसे ज्यादा बड़ा मेन फीचर होता है
वो तो हमने लिख लिया होता है अपने ओवरव्यू में, उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, नॉर्मल सा लिख देते हैं हम उसको। फिर बॉडी पैरा 1 एंड 2 में क्या करते हैं, इसमें वी डिस्कस। ओके, हम अच्छे से एलैबोरेटली इसमें डिस्कस करते हैं इसके की पॉइंट्स को। तो हम उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो मेन फीचर्स या की फीचर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, और जब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर दें तो हम उन्हें डिवाइड कर दें मेन बॉडी पैरा 1 एंड 2 में। इससे ना आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताती हूँ। अगर कभी भी 2 साल दिए हों जिस तरह इस क्वेश्चन में दिए हैं, तो हम की फीचर्स को ना ईयर्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये की फीचर फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको मैंने डिनोट कर दिया है 1985 ईयर के लिए, और ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसको मैंने डिनोट कर दिया है 2035 के लिए। अब हम इस तरह इनको लिखेंगे और इसी तरह हम इनको बॉडी पैरा में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1985 में जो कुछ बातें हैं, जो की फीचर्स हैं, जो मुझे देखने से पता चल रहे हैं, वो ये हैं कि जो हाईएस्ट परसेंटेज है पॉपुलेशन की 1985 में, वो वेल्स की है। कितनी है? 16%। इंग्लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, 15%। लोएस्ट किसकी है? लोएस्ट है हमारी नॉर्दर्न आयरलैंड की, जो है 12%, और स्कॉटलैंड बीच में आ रहा है, जो कि है हमारा 14%। तो हम देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम हाईएस्ट देखते हैं। हाईएस्ट था वेल्स वाला। फिर हम लोएस्ट देखते हैं, लोएस्ट था नॉर्दर्न आइलैंड वाला। फिर हम ऊपर नीचे का देख लेते हैं, इसका इससे थोड़ा सा 1% कम है, इसको इस तरह इसका एक की पॉइंट बना देंगे। इसका कुछ ऐसा खास नहीं है कुछ, तो इसको सिंपली हम लिख देंगे कि स्कॉटलैंड का इतना था। तो ये तो हो गया 1985 में, मुझे 1985 में इतना देख के पता चल रहा है। तो इसको मैं फर्स्ट वाले को मैं बॉडी पैरा 1 दे दूंगी। ठीक है, BP1 या बॉडी पैरा 1 या मेन बॉडी पैरा 1 जो भी आप बोलते हैं, उसमें हम इसको दे देंगे। उसके बाद 2035 की बात करते हैं, इसमें भी हम देखते हैं हाईएस्ट किसकी है हमारी 2035 में, वेल्स की है 26%। उसके बाद क्या है हमारी, उसके बाद है हमारी, ये देखो, फिर जो स्कॉटलैंड है इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें इंक्रीज हुआ है 2% का, और अभी सेकंड हाईएस्ट बन गई है। ये छोटी छोटी बातें आपने चेक करनी है। ओके, ये जो हमारा स्कॉटलैंड है ये अब सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है? वेल्स। सेकंड हाईएस्ट स्कॉटलैंड बन गया है जस्ट 2% की राइज से, जो कि है अब 25%। ठीक है, पहले 23% था स्कॉटलैंड, अब 2% की राइज हो गई, सेकंड हाईएस्ट बन गया 25%। और जो है हमारी इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, इनकी एक दूसरे से कंपेयर की जाए तो सेम सी पॉपुलेशन है 2035 में जो प्रिडिक्ट हुई है, दैट इज 23%। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मेन बॉडी पैरा 2 में या मेन बॉडी पैरा, जो भी आप बोलते हो, मेन बॉडी या बॉडी पैरा, इसमें हम इसको डाल देंगे। ठीक है, इनकी सेम सी पॉपुलेशन है, कुछ ऐसा लोएस्ट नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे गया है ग्राफ, इसलिए इसमें लोएस्ट नहीं लिखा मैंने, हाईएस्ट लिखा है, सेकंड हाईएस्ट लिखा है, और इन दोनों की सेम सी पॉपुलेशन है हमारी, इसको मैंने लिखा है। ठीक है, तो बस ये तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे ना अपनी जो की फीचर्स हैं, इस तरह डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, कंफ्यूजन से ना, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कंफ्यूजन में ही लिखते हो, और देन देयर इज अ लैक ऑफ कोहेरेंस एंड कोहेजन। कंफ्यूजन की वजह से हमारा कोहेजन और कोहेरेंस में लैक हो जाता है, और हमारे नेगेटिव में चले जाते हैं मार्क्स या बैंड्स। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। मैं पूरा क्वेश्चन जिस तरह ये बनेगा, देखो यहाँ इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ओवरव्यू भी ऐसे लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं हम मेन लिखते हैं की फीचर्स वाले पैरा में, दैट इज मेन बॉडी पैरा 1 एंड 2 में। हमें पता है कि हमारे पास 20 मिनट का टाइम होता है, और हमारे पास 150 वर्ड लिमिट होती है, इससे कम नहीं लिखना, ज्यादा कितना ही लिख लें। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स 200 तक पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लिखना है कि आप ये 20 मिनट से ज्यादा टाइम ले लो। ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन में और ओवरव्यू में कम ही लिखते हैं। अगर हम ढंग से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ना जो मैंने बताया, इंट्रोडक्शन और बॉडी पैरा, सॉरी, इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज करो क्वेश्चन स्टेटमेंट को,
ओवरव्यू में जनरल एक पॉइंट लिख दो, एक दो जो आपको दिख रहे हैं, एंड देन मेन फीचर्स को इधर डिस्क्राइब करो, तो आपके आराम से 150 से ज्यादा वर्ड्स बन जाएंगे, आप टेंशन ना लेना उसकी, और 20 मिनट से ज्यादा भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि हमें इसका दोनों को बैलेंस में रखना है कि वर्ड लिमिट भी हमारी सही रहे, और हम 20 मिनट्स देखो मैक्सिमम टाइम होता है, इससे ज्यादा हमें नहीं लगाने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, हमारे जो एसे है वो बहुत लोगों का मिस हो जाता है, अनअटेम्प्टेड रह जाता है, खत्म नहीं कर पाते हैं वो, और इसलिए फिर वो भी कोई बात नहीं है, उससे बैंड कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉलो करके देखिए। आगे मैं आपको एक लिख के भी दिखा देती हूँ पूरा कि किस तरह इसको लिखा जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एज अ मॉडल आंसर, और फिर खुद भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा उसको। तो मॉडल आंसर से पहले आप जरा ये जो 5 टिप्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इस पे जरा चलो डिस्कस कर लेते हैं, इनको इस पे ध्यान देते हैं। यू डोंट नीड टू पैराफ्रेज एवरी सिंगल वर्ड। ठीक है, हम बोलते हैं राइटिंग में कि हमें रिपीटिशन नहीं करनी है वर्ड्स की, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग करो, पैराफ्रेजिंग करो। पैराफ्रेजिंग में वी डू नॉट हैव टू पैराफ्रेज एवरी सिंगल वर्ड, प्लीज, वो बहुत अजीब लगता है। आप कुछ वर्ड सेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार चार्ट वाले अभी जो मैंने किया है, मैंने चार्ट की जगह चार्ट ही लिखा है, उसकी जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा बार चार्ट लिख सकते हैं या बार ग्राफ लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हर चीज़ को भी आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईयर्स हैं, अब ईयर्स तो ऐसे ही लिखोगे, इनका थोड़ी ना पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। ओके, तो हर चीज की नहीं करनी है, जिसकी पॉसिबल हो और नेचुरल लगे उसकी ही पैराफ्रेजिंग या उसका ही सिनोनिम्स हम यूज करेंगे। वाइल लिस्टिंग, लिस्ट हम कब करते हैं? ओवरव्यू में। तो मैंने स्टूडेंट्स से कई बार बोल रखा है कि हम लिस्ट कर देते हैं, तो वो ओवरव्यू में क्या करते हैं? ओवरव्यू में वो लिस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें लिस्ट कर देते हैं, मतलब कम से कम 10 की पॉइंट्स लिस्ट कर देते हैं। नो, आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8, मुझे तो लगता है 8 भी बहुत है, लेकिन चलो ये मैक्सिमम है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जिसमें बहुत ज्यादा की पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें आप 8 से ज्यादा लिस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नॉर्मली 4-5 अगर आप लिस्ट कर देंगे ओवरव्यू में काफी है, बाकी के आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बॉडी पैरा 1 एंड 2 में, उसको यूटिलाइज करेंगे। उसके लिए सब कुछ ही हम ओवरव्यू में नहीं घुसा देंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। फिर वी हैव टू यूज लिंकिंग वर्ड, इससे आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स लगता है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, बैंड बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लिंकिंग वर्ड्स पे भी एक वीडियो बनेगी अभी, लेकिन फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसे भी जानते होंगे सारे वर्ड्स को। ये हाउएवर, मोरओवर, एडिशनली, फर्दर मोर और ये सब, ये सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जहां पॉसिबल है उनको यूज करो। अब इसके बारे में भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि हर जगह नहीं इसको हमने घुसा देना है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर हम बोलते हैं कि लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं, तो वो हर सेंटेंस में, नो, दैट्स नॉट गुड। यूज करो पैराफ्रेजिंग, सिनोनिम्स, बट इन लिमिट, बट इन लिमिट, एवरीथिंग इज गुड इन लिमिट, राइट? तो उसको लिमिट में ही हम करेंगे, पर करेंगे जरूर, ना कि बराबर भी नहीं करना और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यूज कर करके हद कर देंगे कि बस यही पढ़े जा रहे हैं हम इसमें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगी वैसे ये बात अभी तक तो, कि हम कभी भी राइटिंग में पैराग्राफ्स ही यूज करते हैं, हम कभी भी बुलेट्स नहीं यूज करते। बुलेट्स मतलब जब भी हमें कुछ लिस्ट करना होता है तो हम ऐसे ऐसे करके लिस्ट कर देते हैं ना, कि की फीचर द पॉपुलेशन राइज इन 2015, इट रोज टू, ऐसे ऐसे नहीं, बुलेट्स में नहीं करना, ऑलवेज राइट इन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में ही लिखना है, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा आपका। एंड लास्ट बट अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्या करना है? वी हैव टू ऑर्गेनाइज आर डेटा लॉजिकली, दैट इज इजी टू फॉलो। इजी टू फॉलो मतलब अगर एज अ रीडर या एज एन इन्विजिलेटर मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए आसान हो उसे फॉलो करना, आपने लॉजिकली लिखा हो, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट कोहेरेंस एंड कोहेजन। दिस ओके, आपको लॉजिकली लिखना होता है अपना डेटा, और ये किस तरह लिख सकते हो आप, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है इसके थ्रू। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ओवरव्यू लिखना है, मेन बॉडी पैरा 1 लिखना है एंड 2 लिखना है, इतना पता चल जाता है। तो इसमें पैराफ्रेज कर देना है आपने, इसमें आपने जनरल की पॉइंट बता देने हैं। ठीक है, और इसमें आपने की फीचर्स को, जो मेन की फीचर्स होते हैं, उनको लॉजिकली डिवाइड करना है। जितना अभी तक बताया है उस हिसाब से आप प्लीज करके देखिएगा,
तो देखो ये मॉडल आंसर है बॉडी पैरा 1 का। आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। क्या-क्या हैं वो? जैसे मैंने लिखा है वाज़ नॉट फार डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। एक मैंने यहाँ पे वेयर एज़ यूज़ किया है, एक मैंने यहाँ पे जस्ट अबाउट यूज़ किया है और एक जगह मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। एक जगह मुझे दिखाना था कि 2% कम है तो मैंने सीधा ना लिख के कि जिसकी मैंने सीधा इस तरह नहीं लिखा कि नॉर्दर्न आयरलैंड की 12% है और स्कॉटलैंड की 14% है। मैंने बीच में एक सेंटेंस ऐड कर दिया, वो है ये दैट वाज़ जस्ट अबाउट 12% ओनली 2% लेस। ये ओनली 2% लेस मैंने ऐड कर दिया, ओनली 2% लेस फ्रॉम स्कॉटलैंड। मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड की 12% है, सिर्फ 2% लेस है हमारी स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड की 14% है, 14 से 2% लेस मतलब 12% जो कि है हमारी नॉर्दर्न आयरलैंड की। तो इससे क्या हुआ, मैंने इनमें क्या किया है, मैंने इनमें कुछ लिंकिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं। ओके, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं। ठीक है? इनसे क्या हुआ है, पैराफ्रेजिंग हुई है। मतलब मैंने सॉरी इसका मतलब मैंने सेम चीज़ बार-बार बोली तो है, लेकिन अलग तरीके से। तो उससे हमारा रिपिटिशन रुक गया है। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप बार-बार ओल्डर एजिंग पॉपुलेशन की जगह ओल्डर जनरेशन भी लिख सकते हो या फिर ओल्डर या फिर आप लिख सकते हो एजिंग रेज़िडेंट्स। रेज़िडेंट्स के अलावा आप लिख सकते हो सिटीज़न्स। ठीक है? वो एक ही बात होती है। तो वो ही मैं बता रही हूँ आपको कि अलग-अलग तरीके होते हैं, ये जस्ट मेरा एक तरीका है। हो सकता है इसमें भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस कम हैं। लाइक अगर मैंने ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया है जो मैंने आपको बताया है, तो चांसेस ये हैं कि अब इसमें मिस्टेक्स इतनी नहीं होंगी, कम होंगी। मेबी देखने वाले को आपका ऐसे ऐसा ना लगे रिपोर्ट राइटिंग सॉरी कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है बट आई प्रॉमिस यू दैट ये फार बेटर होगा अगर आप विदाउट स्ट्रक्चर वाले से लिखेंगे, उससे फार बेटर है ये। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इस तरह लिखने की। चलिए मॉडल आंसर बॉडी पैरा 2 का भी लिखते हैं हम कि किस तरह लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे मॉडल आंसर की मेन बॉडी पैरा 2 के लिए। उसमें हमने जो की फीचर्स सेकंड पैरा के लिए डिवाइड किए थे वो लिखने हैं। तो मेरा मॉडल पे आंसर कुछ इस तरह बन रहा है। इसको बनाने के काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं। मेरा ये वाला है, आप भी अपना तरीका अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और देखना आपका आंसर कैसे बनेगा। तो मैंने लिखा है ऑन द कॉन्ट्ररी परसेंटेज प्रेडिक्शन ऑफ पॉपुलेशन एज 65 सॉरी ये 2 बार लिख दिया एंड ओवर इन वेल्स इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट। गोइंग टू बी द हाईएस्ट की जगह आप लिख सकते हो इज प्रिडिक्टेड or is estimated to be the highest in the year 2035 too। क्योंकि मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 1985 में भी वेल्स की ही पॉपुलेशन हाईएस्ट थी। ठीक है, फिर मैंने उसकी जानकारी दे दी दैट इट विल बी अबाउट 26%। ओके, ये तो हो गया मैक्सिमम। फिर हम जाएंगे सेकंड हाईएस्ट पे जो था हमारा स्कॉटलैंड अब बन गया है। तो देखने वाली बात ये है कि स्कॉटलैंड अब सेकंड हाईएस्ट बन गया है, ये हो गया है 25% एंड इट इज़ अ नोटेबल डिफरेंस। मैंने नोटेबल डिफरेंस क्यों लिखा है? इट इज़ अ नोटेबल इंक्रीज एज इन 1985 स्कॉटलैंड हैज़ द सेकंड लोएस्ट पॉपुलेशन। तो 1985 में इनकी सेकंड लोएस्ट थी, लेकिन इसमें ये सेकंड हाईएस्ट हो गए हैं एकदम से। एंड सॉरी मैंने नोटेबल की भी स्पेलिंग यहाँ धोखे से गलत लिख दी है, नोटेबल। तो देखो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है? तो रिवीजन एक बहुत बड़ा स्टेप होता है हमारा राइटिंग को लिखने के बाद। ओके, रिवीजन करना ना भूलिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में जैसे मैंने जल्दी-जल्दी लिखा है अभी तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसलिए आपसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें आती नहीं है स्पेलिंग्स, पर वो जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाती हैं। तो इसको चेक कर लो आप। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर मैंने यहाँ पे लिंकर यूज़ किया है 2 कंट्रीज़। आप यहाँ TWO2 लिखेंगे तो भी बेटर रहेगा। However, 2 countries, namely England and Northern Ireland, will reach a population at approximately 23%, and these 2 nations share the same population percentage in the year 2035. इन दोनों की सेम है population percentage जो है। हमारी इंग्लैंड की
और नॉर्दर्न आइलैंड की सेम सी है। अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब बार को देखोगे तो वो बिल्कुल वहाँ पे इस तरह पता नहीं चल पा रहा है। मैंने एक आइडिया लगा के 23% उसको देखा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 5 के गैप वाला है, तो ये बीच में 5, 10, 15 ये तो एकदम से पता चल रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ आ रहे हैं ना थोड़े ऐसे नंबर्स, वो नहीं पता चल रहे। तो वहाँ इसलिए अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया इस तरह होता है कि थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है, वहाँ हम अप्रोक्सीमेटली लगा देते हैं। तो ये बन गया मेरा मेन बॉडी पैरा 2। तो अब आप ऐड कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, ओवरव्यू भी लिखा है, मेन बॉडी पैरा 1 भी लिखा है और 2 ये लिखा है मैंने। तो इसमें क्या होता है, हमारा कंक्लूजन नहीं होता, इसमें कंक्लूजन नहीं लिखते हैं हम, ठीक है, कंक्लूजन नहीं लिखते हैं और रिवीजन हमेशा करते हैं। रिवीजन इज अ मस्ट एंड वी नेवर राइट कंक्लूजन। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो कंक्लूजन भी लिख देते हैं ये लिखने के बाद, नहीं, वो गलत है, हम कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, ओके। तो कंक्लूजन हम कभी नहीं करते हैं एंड रिवीजन इज अ मस्ट, ठीक है। ये था हमारा पूरा बार चार्ट लिखने का तरीका, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, कुछ स्टेप्स बताए हैं और उस स्ट्रक्चर को भी लॉजिकली किस तरह फॉलो करना है, किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे डेटा को ओवरव्यू में और बॉडी पैरा 1 एंड 2 में, ये बताया है। तो ये था हमारा तरीका बार चार्ट को अटेम्प्ट करने का। लिखने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह डिवीजन बताई है डेटा की कि किस तरह ओवरव्यू में और बॉडी पैरा 1 एंड 2 में डिवाइड करना है, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा एंड होपफुली आपकी जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें राइटिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती, हम लिख सकते हैं, लेकिन हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको लॉजिकली किस तरह से पोर्ट्रे करें अपने आंसर को, वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत हेल्प जो मैं कर सकती थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आगे काफ़ी वीडियोज़ आएंगी होपफुली अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज also contact us on our Instagram handle. Till then, bye bye, take care and all the very best.